पंडित जी मुझे मालूम है बहुत बहुत कम बोलते हैं, यू मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, लेकिन जी फिर भी आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आपने जी कहा भी मैंने इंटरव्यू का नाम सुना जी कि मेरा एक मकसद था गज़ल को एक मकाम देना, जी दुनिया तक पहुँचाना कि जी गज़ल क्या है। जी क्या ये इतना आसान रहा जब जी यू नो टाइम और द मोमेंट यू स्टार्टेड योर जी जर्नी एज जी। अ मैंने जिस दौर में गाना शुरू किया गज़ल गाना शुरू किया और उसके बाद प्रोफेशनल लेवल पे जब गज़ल गाना शुरू किया, तो उस दौर में एक जिसको कहें कि एक ट्रांजिशन पीरियड था। गायक, शायर और मौसीकार भी, ये सब लोग धीरे धीरे वो जो एक पिछली सदी हमारी थी उससे ट्रांजिशन करके नए युग में आ रहे थे। पिछली सदी की अगर हम बात करें तो वो सदी थी मिर्ज़ा गालिब, मीर तकी मीर, दाग और जिगर मुरादाबादी, फैज़ अहमद फैज़। उस सदी में बेगम अख्तर, मेहदी हसन साहब, तो वो एक पूरा माहौल था। केएल साइकिल साहब, तलत महमूद साहब, तो वो एक जो मौसीकी का अंदाज़ था और जो एक लिखने का अंदाज़ था, वो सारा धीरे धीरे एक ट्रांजिशन पीरियड में गुजर रहा था। तो जाहिर है कि जब मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं कुछ ऐसा गाऊं ताकि मैं जो नई नस्ल के बच्चे हैं या तो जो यंग जनरेशन है उनको अपील कर सकूं, या तो इस फ़न को जो गज़ल गायकी है उसको मैं दुनिया में और ज़्यादा उसका डायमेंशन और उसकी मकबूलियत या तो उसकी पॉपुलैरिटी जो है उसको और ज़्यादा फैलाऊं। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा मसला मेरे सामने था, वो ये था कि एक जो रवायती ट्रेडिशनल जो लोग थे उनके लिए एक बहुत बड़ा शौक था कि भाई ये कौन है ये। जैसे जगजीत भाई भी आए तो उन्होंने भी गिटार और सैक्सोफोन वगैरह सब यूज़ किया, तो एक थोड़ा सा एक लोगों में जो पुराने लोग थे उनमें एक शौक सा था कि भाई ये क्या हो गया, सडनली क्या हो गया। लेकिन मेरी सोच ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियां न करते हुए कुछ ऐसा काम करें, जैसे मिसाल के तौर पे आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। अब ये गज़ल जो है उसके शायर हैं कम से कम 200 साल पुराने शायर हैं। नूह नारवी बहुत पुराने शायर, लेकिन उन्होंने इतनी खूबसूरत सीधी सादा बात की, तो मैंने कहा कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि जिसमें क्वालिटी पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी गज़लों का इंतखाब करते हैं कि जो गज़लें आसान हों, जो हर कोई इंसान समझ सके, उसको रिलेट कर सके उसके साथ, उसको आइडेंटिफाई कर सके। और यही वजह थी कि मैंने ये कदम उठाया। और चूंकि मैंने एक पॉपुलर कदम उठाया या तो एक लोगों तक पहुंचने का रास्ता अपनाया, तो लोगों ने फ़ौरन मुझे एक्सेप्ट किया। कठिन है राह गुज़र थोड़ी दूर साथ चलो, बहुत कड़ा है सफ़र थोड़ी दूर साथ चलो, ऐसी गज़लें मैंने कि दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। तो धीरे धीरे ये बात, बल्कि जो नए दौर के जो शोरा थे, जो पोइट्स थे, वो मेरे पास आए, कहने लगे भाई आप हमारा कलम भी गाइए। और जिसमें निदा फाजली साहब भी है, ज़फ़र गोरखपुरी भी हैं, मुमताज़ राशिद भी हैं, कैसर उल जाफरी, ये सब नई नस्ल के शायर। और मेरी एक पहले से मेरा एक अप्रोच रहा कि मैंने सिर्फ मौजूदा दौर के शोराओं को गाया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे लोगों तक पहुंचना है, तो मुझे लोगों की ज़बान बोलनी चाहिए। और लोगों की ज़बान मुझे मिली इस दौर के शायर से, चाहे वो बशीर बदर हो, कोई भी हो, मुझे उनसे, क्योंकि वो उन लोगों ने लिखना शुरू किया ऐसी ज़बान में कि जो आज की ज़बान है। और यही वजह थी कि जिस वजह से मैं आई कुड ब्रेक द आइस और मैं आगे बढ़ सका। पंडित जी, जितनी आसान लफ्ज़ों में आपने कह दिया कि उस दौर के शायर थे जो उस जनरेशन की ज़बान समझ सकते थे, मैंने जी जी, क्या वाकई में इतना आसान रहा? कुछ संघर्ष नहीं रहा? क्योंकि एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी होता है हर चीज़ का। देखिए उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए साहब, संघर्ष की तो ऐसी बात है कि मैंने ज़िंदगी में 10 साल बहुत कड़ा संघर्ष किया। और एक वो मेरी गज़ल में एक शेर गाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, वो भी अमीर मीनाई साहब का ही शेर है कि सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। तो मेरी भी कुछ कहानी ऐसी ही है कि मैं बहुत पिसा हूँ। 10 साल तक मैंने कोशिश की। मेरा पहला एल्बम 10 साल की कोशिश के बाद रिकॉर्ड हुआ है।
जबकि आज के दौर में आप जानते हैं कि सीडी आप आज सुबह रिकॉर्ड करो, शाम को रिलीज़ कर दो। तो मेरे ज़माने में तो ऐसा था कि रिकॉर्ड कंपनी वाले 100 बार सोचते थे कि भाई ये नए नए फनकार से कुछ भी रिकॉर्ड करवाना हो। तो कड़ा संघर्ष किया मैंने, और संघर्ष उस बात का भी था कि एक बिल्कुल नई दिशा में चला था मैं। तो जाहिर है कि जब आप कुछ भी नया करने की कोशिश करते हैं तो दुनिया उसको इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगी। बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ, बहुत लोगों ने ये भी कहा कि भाई ये तो गज़ल गाते ही नहीं है, ये तो इनका ऐसा है वैसा है। लेकिन आज भी मैं बैठा हूँ, आज भी आपके सामने हूँ। उसकी वजह यही है कि कहीं मन में एक मैंने ठान ली थी कि भाई मुझे ये करना है, और उसके पीछे मैंने पूरा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कहीं पे भी किसी भी क्षेत्र में आपको अगर कुछ काम करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पैशन। जब तक आपको आपके काम के अंदर जुनून ना हो, आपका जो आपका विषय है, आपका सब्जेक्ट है, उसमें अगर आपकी पैशन शामिल न हो तो वो काम अधूरा होता है। और मेरे साथ ये हुआ है कि जब मैंने शुरू किया तब जो पैशन थी उससे आज 4 गुना ज़्यादा पैशन। जैसे आपने कहा कि संघर्ष बहुत रहा और आपकी गज़लों में दिखता है कि जिंदगी को खुशी चाहे कम दीजिए, घाटा ना जाए वो गम दीजिए। पंकज जी, इस दौरान, इस संघर्ष के दौरान जब आप जद्दोजहद कर रहे थे, और दोनों तरफ की जद्दोजहद थी कि मुझे गज़ल पर मकाम भी देना है और शुरुआत भी करनी है, उस दौर में कौन आपके साथ खड़ा था? The person you help you a lot. जी, मैं काफ़ी रास्तों से अलग अलग मकाम से गुजरा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा मुझे सपोर्ट मिला, क्योंकि आज से कई सालों पहले जब अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं गज़ल गा के ज़िंदगी चला लूँगा तो वो लोग हंसते थे, लोग कहते थे कि ये पागल होगा, क्योंकि उस ज़माने में किसी ने सोचा ही नहीं था कि गज़ल गा के आप पूरी ज़िंदगी बसर कर सकते हो। तो ऐसे ज़माने में अगर कोई मेरे साथ रहा तो वो मेरे माता पिता, वरना वो कह सकते थे कि भाई तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो। तो जाहिर है कि सबसे पहला उनका सपोर्ट। बाद में मेरे बड़े भाई साहब मनर उदास जी ने भी बहुत कड़ा संघर्ष किया। वो मुंबई आए, मुंबई आके उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में बड़ी कोशिश की, और बाद में कल्याण जी आनंद जी के साथ काफ़ी मशहूर गाने गाए उन्होंने। तो मनर जी का भी बहुत बड़ा साथ रहा, मनर जी का एक मोरल सपोर्ट रहा। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि मेरी पत्नी जो है फरीदा, उससे जब मेरी मुलाकात हुई तो फरीदा का मुझे बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिला, जो कि मुझे समझ सकी बरोबर, जो कि मेरी सोच और जो मेरा मिशन था उसको समझ सकी। तो ये लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। किसे टर्निंग पॉइंट मानते हैं आप? अगर गज़ल, जैसे आपने कहा 10 साल की जद्दोजहद के बाद जी किसे टर्निंग पॉइंट मानते हैं? टर्निंग पॉइंट तो अनगिनत है आपकी, अगर आपकी गज़ल राइटिंग की बात कर लिया, चिट्ठी आई हो, चाहे सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, इस मामले में मैं शायद थोड़ा लकी रहा हूँ। लकी कहें जो कहें आप, या उसको आप मेरी मेहनत कहें, आप जो कहना चाहें, लेकिन पीरियोडिकली मुझे कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा टर्निंग ज़िंदगी में मिलता रहा। जैसे कि 1981 में एक मेरा एल्बम आया था मुकर्रर के नाम से, जिसमें आपने जो नाम लिए ये सब गज़लें शामिल थी, सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, ज़रा आहिस्ता चल, और ये सारी गज़लें। तो वो एल्बम 81 में लैंडमार्क एल्बम बन गया, यानी गज़ल का सबसे हाईएस्ट सेलिंग एल्बम था। उसके बाद फिर 83 में एक मेरा एल्बम आया महफिल के नाम से, जिसमें ये गज़लें थी, दिल धड़कने का सबब याद आया, और फिर ये कठिन है राह गुज़र, थोड़ी दूर साथ चलो। उस एल्बम से एक नया मुझे पुश मिला। उसके बाद 1984 में नेक्स्ट ईयर ही मेरी लाइव रिकॉर्डिंग आई। मेरा एक कॉन्सर्ट था लंदन के अल्बर्ट हॉल में, तो पंकज उदास लाइव एट अल्बर्ट हॉल, जिसमें चांदी जैसा रंग है तेरा, वो बहुत पॉपुलर हुआ नंबर। बल्कि वो इतना पॉपुलर हुआ कि मुझे अमीन सयानी साहब बता रहे थे एक बार कि बिना का गीतमाला उस ज़माने में बहुत चलता था रेडियो पे प्रोग्राम, तो वो काउंटडाउन शो था, तो बिना का में 10 गाने बजते थे, तो उसमें नॉन फिल्म गाना नहीं बजता था, सिर्फ फिल्म के गाने बजते थे। लेकिन उनके साल
कि आखिर में जो एक प्रोग्राम होता था कि पूरे साल का सबसे पॉपुलर गाना, तो जब अमीन सायनी साहब ने पूरे साल के गाने बजाए, उसमें उन्होंने जब 1 नंबर का गाना बजाया, फिल्म का गाना, तो उन्होंने कहा कि ये फिल्म का गाना मैं 1 नंबर का बजा रहा हूँ जो पॉपुलैरिटी के चार्ट को देखते हुए, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक गाना है पॉपुलर जो नॉन फिल्म गाना है, कह के उन्होंने चांदी जैसा रंगे बजाया। तो ये 1984 में एक फिर से बहुत बड़ा एक वो हुआ टर्निंग पॉइंट। उसके बाद 1985 में मेरा एक एल्बम आया था नायाब। तो नायाब एल्बम इतना पॉपुलर हुआ, वो निकलो ना बेनकाब ज़माना ख़राब है, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, और इमीडिएटली आफ्टर नायाब देयर वाज एन एल्बम कॉल्ड आफरीन, जिसमें भी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े। तो ऐसे पीरियोडिकली, नो डाउट 86 के बाद नाम का गाना आया तो उससे और ज़्यादा, 1990 में साजन का एक गाना आया था, वो भी बहुत चला। तो इस तरह से आई वॉज रादर फॉर्चुनेट कि पीरियोडिकली कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती गई कि जिससे मुझे एक वो बूस्ट मिलता गया। अब आप अपनी लाइव पसंद करने आ रहे हैं महफिल जी विद पंकज उदास जी, उसके बारे में जानना चाहेंगे पंकज जी। और ये एक अलग माहौल होगा ना, खुले आसमान के जी साथ तारों के नीचे लाइव ऑडियंस है, और आप ये एक बहुत नौजवान वेदा है, उनका ये कॉन्सेप्ट है और उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है, क्योंकि आज के इस माहौल में जब इंसान बंद ऑडिटोरियम्स में या तो सिनेमा हॉल में कहीं तक जाता है, परेशान हो जाता है जहनी तौर पे, तो ऐसे माहौल में ये उन्होंने एक शाम का जो एक आयोजन किया है कि जिसमें हम आराम से बैठ के बिल्कुल खुली हवा में जो सही गज़ल का जो मज़ा है, जिस तरह से पहले सुनी जाती थी गज़ल, उसी अंदाज में आप अगर सुन सकते हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। और ये 16 तारीख को हम कर रहे हैं मुंबई में, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी, इस तरह की गज़लें सुनने को मिलेंगी, अनगिनत गज़लें और फरमाइशें ये एक हमेशा मेरे साथ मसला रहा है, मसला तो नहीं कहूँगा बट ये मेरी खुशकिस्मती है कि जब मैं गाने बैठता हूँ तो 4 घंटे भी कम पड़ते हैं, 5 घंटे भी कम पड़ते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि कुछ 1 आध घंटा मैं अपनी मेरी अपनी पसंदीदा गज़लें, नज़में सुनाऊँगा, और 1 घंटा जो है मैं वो सबकी फरमाइशें हैं वो सुनाऊँगा। थैंक यू सो मच।